मेरी मौत का तमाशा देखने आए हैं। तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन जाबाज तकदीर की मोहताज नहीं होते। उसका नाम है कैलम लिंच। उसमें 500 साल पुराने पेशेवर हत्यारों के पूर्वजों का खून है। समय की शुरुआत से तारों को देखकर इंसान के मन में बस एक ही सवाल आया है, क्या हमारे अलावा कोई और भी है? चारों तरफ बस एआई की धूम मची है। वर्चुअल दुनिया वो कैसी दिखेगी, हम कब जाएंगे वहां? दोस्तों, हम वहां नहीं जा रहे, वो यहां आ रहे हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है। हमें एक ताकतवर इंसान फिनिस्ट और उसके चेले एंडी को दिखाया जाता है। फिनिस्ट इस मर्तबा जंगल में एक ऐसे जायंट पिग को पकड़ने आया था जो आए दिन गांव वालों की फसलों को नुकसान पहुंचाकर गांव वालों को तंग करता था। बस इतने बड़े पिग के सामने आकर भी बहादुर फिनिस्ट डरता नहीं और अपने साथी एंडी से कहता है, सबके लिए मैं हीरो हूँ और मैं अपनी पोजीशन को कायम रखने के लिए इस पिग को कंट्रोल करना चाहता हूं। और अब वो अपना वेपन लिए इस पिग पर हमला शुरू कर देता है, पर इन छोटे हमलों का इस बड़े से पिग पर कोई असर नहीं होता। एंडी भी फिनिस्ट की मदद करने के लिए अपने नेजे से इस पिग के ऊपर हमला करता है। नेजा पिग के अंदर नाक में लग जाता है, जिससे गुस्से में वो नींद से जाग जाता है और एंडी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी फिनिस्ट उसे रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है। वो पिग पर अपना पूरा जोर लगाता है, पर पिग को रोक नहीं पाता और उल्टा पिग ने ही अपने थोड़े से जोर से उसे हवा में उड़ेल दिया था, जिससे वो दोबारा आकर फिर से पिग के ऊपर ही गिर गया। पिग को कंट्रोल करने के लिए एंडी ने फिनिस्ट के पास एक रस्सी फेंकी, जिसे फिनिस्ट ने पकड़ भी लिया, लेकिन अगले ही पल वो पिग उड़ने लगा था। फिनिस्ट ने उसी रस्सी को इस पिग के दोनों पंखों के इर्द गिर्द बांधकर उसे अपने कंट्रोल में कर दिया और फिर उसे अपने इशारों पर उड़ाते हुए गांव के अंदर ले गया। गांव के अंदर जब सबने देखा कि इतने बड़े पिग को भी फिनिस्ट ने अपने कंट्रोल में कर लिया, तो सब उसकी वाहवाही करने लगते हैं। और इसी भीड़ के अंदर बाबा याका नाम के एक जादूगरनी भी थी और वो फिनिश से कहती है कि अगर असल में तुम्हारे अंदर सच में दम है तो तुम साबित करके दिखाओ। तो मेरे घर के सामने वाली नदी में एक बड़ा सा पत्थर आ गया है, जिससे पानी आगे नहीं जा पा रहा। अगर तुम उसे हटा दो तो मैं तुम्हारा दम मान जाऊंगी। फिनिस्ट ये बात अपने ईगो पर लेता है और कहता है कि मैंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं और तुम मुझे बस इतना छोटा सा काम करने को कह रही हो। और वो अपने बहादुरी की किस्से सुनाने लगा, जिसके बाद बाबा यागा कहती है, क्या पता इनमें से कितने असल हैं और कितने नकल। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और फिनिस्ट वहाँ से गुस्से में चले जाता है। घर पहुँचने पर उसे बाबा यागा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आज सब उसकी बहादुरी का गुणगान करने के बावजूद उसका मजाक उड़ाने लगे थे। उसे अपनी इस बेइज्जती का बदला लेना था। उसे कुछ ऐसा करना था जिससे दोबारा कोई भी उसका मजाक न उड़ा पाए। तब एंडी कहता है, हाँ एक रास्ता है। सामने जो टावर नजर आ रहा है, माना जाता है उसमें एक बहुत ही बड़े भयंकर मॉन्स्टर ने एक खूबसूरत शहजादी को कैद करके रखा हुआ है और वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक शहजादी है। अगर आप उस मॉन्स्टर को मारकर उस शहजादी को आजाद करवा दें तो आपके किस्से पूरी दुनिया भर में मशहूर हो जाएंगे। तो बस फिर क्या था, फिनिश ने उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अपने मन का इरादा बना लिया और रात होते ही वो अपने साथी एंडी के साथ उस टावर की ओर निकल गया। और यहाँ आकर उसने देखा कि पहले से ही बहुत सारे वॉरियर्स उस मॉन्स्टर को हराने के लिए आए हुए थे, लेकिन उन्हें इनाम का कोई लालच नहीं था। उन्हें लालच था शहजादी का और उसकी दौलत का। वो फिनिश से पूछते हैं कि अगर हम सब ने मिलकर मॉन्स्टर को हरा दिया तो शहजादी किसको मिलेगी, जिस पर फिनिश ने कहा कि मुझे शहजादी का कोई लालच नहीं है। और इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये सब इकट्ठे उस मॉन्स्टर से लड़ेंगे। लेकिन साइड पे जाके फिनिश ने एंडी को बताया कि मैं उस मॉन्स्टर को अकेले मारना चाहता हूँ, इसलिए मैं सुबह नहीं बल्कि अभी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उस टावर में जाऊंगा। ये कहकर वो टावर की खिड़की से टावर के अंदर चले जाता है। जहाँ जाते ही सबसे पहले उसे वो खूबसूरत शहजादी नजर आती
है। वो शहजादी फिनिस्ट को देखते ही उससे कहती कि क्या तुम भी यहाँ मरने के लिए आए हो, जिस पर फिनिस्ट कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। ये सुनकर वो लड़की भागकर अंदर चली जाती है और तभी उसे रोकने के लिए फिनिस्ट उसका हाथ पकड़ लेता है और वो लड़की जल्दी से अपना हाथ छुड़वाकर एक टावर के पीछे चली जाती है और तभी पीछे से अचानक एक सांप फिनिस्ट के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। फिनिस्ट भी इस सांप से लड़ने लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद रिवील होता है कि ये सांप कोई आम सांप नहीं है, ये असल में उस मॉन्स्टर की टेल थी जिससे लड़ने के लिए फिनिस्ट यहाँ आया था। और उसे देखते ही वो इस मॉन्स्टर के ऊपर वार करना शुरू कर देता है, लेकिन जब वो अपने सारे वार से हार जाता है तो वो इस मॉन्स्टर के टेल को पकड़ने की कोशिश करता है और अपनी पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर के टेल को चीरने की कोशिश करता है। और यहाँ पर वही टेल अपना जहर उसकी आंखों में निकाल देता है, जिसकी वजह से अब फिनिस्ट को दिखना बंद हो जाता है और वो अंधा हो जाता है। और अंधा होने के बावजूद भी फिनिस्ट हार नहीं मानता और अपने पांव से हथियार को टटोलते हुए अपना हथियार ढूंढता है और दोबारा से उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर जैसे अब गायब ही हो गया था। फिनिस्ट हमला करके इस टावर को तोड़ने लग जाता है और टावर टूटने की वजह से वो सारे के सारे वॉरियर्स भी उठ खड़े होते हैं और फौरन टावर वाले मलबे पे आ जाते हैं। और यहाँ वो देखते हैं कि उन्हें ना तो वो मॉन्स्टर मिलता है और ना ही वो शहजादी मिलता है, तो बस मलबे में दबा हुआ अंधा फिनिस्ट। और जैसे ही एंडी को पता चलता है कि अब फिनिस्ट की आंखें चली गई हैं, तो वो उसे उठाकर उसके घर पर छोड़ देता है। फिनिस्ट अपने आंखों के चले जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से और एग्रेशन में होता है, जिससे एंडी की उसकी ये हालत देखी नहीं जाती और वो बाबा याका के पास ले जाता है और वो बाबा याका को सब कुछ बता देता है कि किस तरह आखिर फिनिस्ट की आंखें चली गई और वो उससे मदद लेने के लिए आया है। लेकिन बाबा याका ने उसकी मदद करने के लिए साफ इनकार कर दिया, क्योंकि फिनिस्ट ने भी उसकी मदद नहीं की थी। और ये बात जब फिनिस्ट को पता चलते है तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। वक्त गुजरता है और अब एंडी भी उसके पास आना कम शुरू कर देता है। वो अपने काम बड़ी ही मुश्किल से बस किसी तरीके से कर पाता था। अगर वो बाहर जाकर फल भी खरीदता तो रास्ते में बच्चे उसका फल चुरा लिया करते थे, क्योंकि उसे अब नजर तो आता नहीं था। अब तो उसके पास उसके पैसे भी खत्म होने लगे थे। एक दिन जब एंडी उसके घर आया तो उसने गुस्से में खुद ही एंडी से कह दिया कि अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, तुम अपने लिए दूसरा काम ढूंढ सकते हो। और ये सुनकर एंडी भी वहाँ से चला जाता है। दिन गुजरते रहते हैं और ऐसे ही करके फिनिस्ट के सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं। और वो दिन भी आन पड़ता है जब फिनिस्ट को बाजार के सड़े हुए फल को खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और ऐसे में एक दिन जब उसे सड़े गड़े फल मिलना भी बंद हो जाते हैं तो वो अपनी बास्केट लेकर बाजार में ही बैठा होता है। तो तभी बाबा याका भी वहीं से गुजरती है, तो उस पर तरस खाकर मजबूरन वो अपनी बास्केट से कुछ फल उसकी बास्केट में रख लेती है। और इससे पहले कि वो फिनिश से कुछ बातें कर पाए तभी उस गांव में लुटेरे हमला कर देते हैं। लुटेरे यहाँ के लोगों को धड़ाधड़ मारने लग जाते हैं। फिनिश देख तो नहीं सकता था, लेकिन वो लोगों की आवाजें सुन रहा था, कैसे लोग मारे जा रहे हैं। और जब लुटेरे उसके पास आते हैं तो वो उनकी आवाजें सुनकर उन पे हमला करना शुरू कर देता है। देख न पाने के बावजूद भी वो एक वक्त में 2 से 3 लुटेरे के साथ अकेले ही लड़ रहा था। ये देखते ही दूसरा डाकू जो घोड़े पे सवार था फिनिश को काबू करने के लिए उसके ऊपर रस्सी फेंक देता है, लेकिन फिनिश उसी की रस्सी को पकड़कर उसे ही घोड़े से नीचे उतार देता है और उसे भी अपनी तरफ खींचकर उसकी खूब धुलाई करता है। जिसके बाद डाकुओं ने उसे कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर वार कर दिया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। उसे होश आया तो वो एक जहाज में था और उसके हाथों और गर्दन को लकड़ी में बंद करके रखा गया था। और इसी जहाज में उसके साथ बाबा याका और गांव के और लोग भी थे। कुछ देर बाद यहाँ पर एंडी भी आ जाता है, जो यहाँ आजाद घूम रहा था। जिस पर बाबा यागा ने उससे पूछा कि तुम यहाँ आजाद कैसे घूम रहे हो। जिस पर एंडी कहता है कि मैंने इन डाकुओं को भरोसा दिलाया है कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ और मैं उनके लिए तुम पर भी निगरानी रखूंगा और इसीलिए मैं आजाद हूँ। और इस टाइम उसके पास एक सोने का चिराग भी था जो वो डाकुओं से चुरा कर लाया था और इन सब को दिखाता है और कहता है कि मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। और जैसे ही वो इसे साफ करने के लिए इसे रगड़ने लगता है तो उसमें से एक जिन बाहर निकल आता है, जिसे देखकर ये सब लोग डर जाते हैं, यहाँ तक कि एंडी भी।
नीचे का शोर सुनकर जब एक डाकू नीचे आता है तो जिन ने उस पर एक पंच लगाते हुए उसे वापस ऊपर गिरा दिया। इसके बाद जब जिन एंडी के पास उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जाता है तो एंडी उससे कहता है कि वापस चिराग के अंदर चले जाओ, और जिन भी ऐसा ही करता है और उसके वापस चिराग में जाते ही एक डाकू ऊपर से एंडी की कलाई पर तलवार रखता है और उससे अपना चिराग वापस ले लेता है। खैर कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि ये लोग अब अरब पहुंच चुके थे। डाकुओं ने अब इन सारे गुलामों को बेचने के लिए इन्हें यहाँ खड़ा कर दिया। वहाँ से एक आदमी एक नकाबपोश में गुजरा जिसने बाबा यागा, फिनिस्ट और एंडी को खरीद लिया। वो इन्हें लेकर अपने महल आ गया, जहाँ आकर ये लोग हैरान हो गए। इतने बड़े महल में रोबोट्स काम कर रहे थे और ये बहुत ही पुराना जमाना था। और फिर उस आदमी ने अपने मुंह से वो नकाब हटाया और इन लोगों से कहा, हैरान मत हो, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और इन रोबोट्स को मैंने ही इन्वेंट किया है, मैंने ही बनाए हैं, और मैंने और भी बहुत सारी मशीन्स बनाई हैं जिससे इंसानों का भला हो सके और उनका काम आसान हो। फिनिश्ड भी उसे यहाँ अपनी पास्ट की कहानी बताता है और कहता है कि वो पहले एक बहुत ही ज्यादा बहादुर इंसान था, लेकिन फिर अंधा होने के बाद उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा बेकार हो गई। तब साइंटिस्ट उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे और बाबा यागा के बारे में सुना है, वरना तो मैं गुलामों को खरीद कर आजाद कर देता हूँ। खाने का टाइम हो रहा था। साइंटिस्ट अपने रोबोट से इनके लिए खाना मंगवाता है और ये लोग बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। और बाबा यागा को लग रहा था कि ये कोई जादू है, जिस पर साइंटिस्ट उसे बताता है, नहीं, मैं पिछले 500 सालों से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ये सुनकर बाबा यागा हैरान हो जाती है और उनसे पूछती है कि 500 सालों से आखिरकार तुम इतने जवान और जिंदा कैसे हो। फिर साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि मैंने उनसे एक लिक्विड भी तैयार करके रखा है जो इंसानों को कई सालों तक जवान रखता है, और उसी लिक्विड से मैंने अपनी उम्र भी बढ़ाई है और अपने आप को कई सालों तक जवान रखा है और अपने काम को भी आगे बढ़ाया है। और इन्हें अपनी लैब दिखाने के लिए ले जाता है। फिर फिनिश्ड उससे पूछता है कि वो खास तरह का लिक्विड आखिरकार आपने कैसे तैयार किया और क्या आखिरकार उससे मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं? अब साइंटिस्ट उससे कहते हैं कि उससे तो नहीं, लेकिन हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ चीज है। और वो फिनिश्ड को एक ग्लासेस देता है जिससे फिनिश्ड को सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। साइंटिस्ट इन लोगों से कहता है साइंस के जरिए कुछ भी करना पॉसिबल है। जो लोग जादुई चीजों का इस्तेमाल करते हैं और जादू का प्रयोग करते हैं वो दुनिया को नुकसान पहुंचाते हैं, और उन नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को खत्म करने के लिए मैंने एक मशीन बनाई है। उनको एग्जाम्पल देने के लिए वो अब एक चिराग निकालता है जो उसने लुटेरों से खरीदा था। बाबा यागा ने उसे मना भी किया कि तुम उससे दूर रहो, लेकिन साइंटिस्ट डरा नहीं और उसने चिराग को घिस दिया, जिसमें से जिन बाहर निकला और फिर उसने अपनी मशीन ऑन कर ली, जिस मशीन ने घूमते हुए जिन को अपने अंदर सक कर लिया था। और उस जिन के खत्म होते साइंटिस्ट इन लोगों से कहता है कि देखो, मैंने इस जिन को भी खत्म कर दिया है। रात होने पर साइंटिस्ट को पता चलता है कि एक अजीब सा मॉन्स्टर उनके पहाड़ों में देखा गया है जो आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है और उसे अब पकड़ना ही होगा। और ये बात वो फिनिश्ड को भी बताता है और कहता है कि उसका मुंह शेर की तरह है और पूंछ सांप की तरह, जिसे सुनकर फिनिश्ड ये समझ जाता है कि ये वही मॉन्स्टर है जिसका उसने सामना किया था। उसने कहा कि मैं जरूर आपके साथ इस मिशन में जाऊंगा क्योंकि मुझे अपना एक पुराना उधार चुकाना है। लेकिन साइंटिस्ट फिनिश्ड को खतरे में नहीं डालना चाहता था। लेकिन तब फिनिश्ड कहता है कि आप मेरी फिक्र न करें, पहले ही मुझे आपका एक एहसान उतारना है। फिर ये सुनकर साइंटिस्ट उन्हें अपना एक बॉक्स दिखाता है जिसको मॉन्स्टर के करीब ले जाकर उसका लीवर घुमाकर मॉन्स्टर खुद ब खुद उसके अंदर कैद हो जाता। रात होने पर दिखाया जाता है कि चुपके से बाबा यागा साइंटिस्ट के लैब में उसका सीरम चुराने के लिए जाती है, लेकिन साइंटिस्ट उसे देख लेता है और कहता है कि अगर वाकई तुम उस मॉन्स्टर को पकड़ ले पाए तो मैं उसमें से आधा हिस्सा तुम्हें भी दे दूंगा। सुबह जब ये लोग तैयार हो जाते हैं तो साइंटिस्ट इन्हें अपने उड़ने वाला गोल प्लेन दिखाता है जो उस टाइम की एक अच्छी क्रिएशन थी। वो इन्हें इसे चलाना सिखाता है और बताता है कि इसके जरिए वो बहुत ही कम समय में एक लंबा फासला तय कर पाएंगे। जाने से पहले उस साइंटिस्ट ने इनसे ये भी कहा था कि उन्हें वो मॉन्स्टर जिंदा चाहिए, उसे मारकर यहाँ मत लाना। और वो यहाँ पे आके फिनिश्ड को उसका हथियार भी देता है जिसे अब उसने काफी ज्यादा एडवांस बना दिया था, और इसके बटन दबाने पर इसके अंदर से नई नई चीजें निकल रही थी जिससे फिनिश्ड और भी ज्यादा खुश हो जाता है।
और ये लोग अब उस प्लेन में बैठकर सफर शुरू कर देते हैं और प्लेन जल्दी ही उन्हें उस पहाड़ी तक पहुंचा देता है जहां पर वो मॉन्स्टर था। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार फिनिश्ड को उस मॉन्स्टर के पैरों के निशान दिख जाते हैं। वो निशान एक गुफा के अंदर जा रहे थे जिसके सामने वो बॉक्स रख देता है जिसमें उसे मॉन्स्टर को कैद करके रखना था। इसलिए वो बड़े ही मजे से अंदर जाता है और अपने वेपन का बटन दबाते ही उसने केवल उस मॉन्स्टर को ललकारा ही नहीं बल्कि उसे चोट पहुंचाकर वो बाहर आ गया। और जब वो बाहर आ रहा था तो तेजी में होने की वजह से उसका सर एक दरख्त पर टकरा जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और मॉन्स्टर भी अपनी गुफा से बाहर निकलता है इससे पहले कि वो फिनिश को कोई नुकसान पहुंचाता है। मॉन्स्टर के बाहर निकलते ही बाबा यागा ने उस मशीन का लीवर दबा दिया जिसके बाद उस लीवर से बहुत सारी चेन्स निकलकर उस मॉन्स्टर को अपने अंदर कैद कर लेती हैं और फिर बाबा यागा ही फिर दोबारा बटन दबाकर उसे पिंजरे में बंद कर देती है और कुछ देर बाद फिनिश्ड भी होश में आ जाता है और फिर ये लोग अपने वापसी का सफर तय करने लगते हैं। सफर काफी ज्यादा लंबा होता है इसलिए आधे रास्ते में ही रात हो जाती है और ये लोग अब यहीं पर सो जाते हैं। तभी फिनिश्ड को रात में पिंजरे के अंदर से किसी लड़की की आवाज आती है। क्यूरोसिटी में वो पिंजरे को खोल देता है। हालांकि बाबा यागा उसे मना भी करती है लेकिन बाबा यागा के मना करने के बावजूद भी वो उस पिंजरे को खोल देता है और देखता है कि इसके अंदर वही शहजादी मौजूद है जिसके बारे में किस्से कहानियां लिखी गई थी और जिससे वो पहली मुलाकात में मिला था। जिसे देखने के बाद बाबा यागा समझ जाते हैं कि असल में ये मॉन्स्टर ही शहजादी है। वो फिनिश से कहती है कि उसे बाहर मत निकालो, उसे बाहर निकालना खतरनाक हो सकता है लेकिन फिनिश उसकी नहीं सुनता क्योंकि उसे शहजादी पसंद आ जाती है। इससे पहले कि वो शहजादी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से बाहर निकालता, पीछे से बाबा यागा उस मशीन का लीवर घुमाकर उसे दोबारा वापस पिंजरे में कैद कर लेती है और फिनिश्ड भी उसके अंदर कैद हो जाता है। और अंदर जाकर हम देखते हैं कि वो लड़की फिनिश्ड को अपना हाथ नहीं पकड़ाती और कहती है कि मुझ पर एक श्राप है, जो भी आदमी मेरा हाथ पकड़ता है तो मैं वापस उस जंगली मॉन्स्टर में बदल जाती हूँ। लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे और मेरी वजह से किसी को नुकसान ना हो, इसलिए मैं दूर पहाड़ों पर रहती हूँ लेकिन वहाँ भी इंसान मुझे जीने नहीं देते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साइंटिस्ट ने एक किसान की बिल्ली चुराई थी। किसान उससे भीख मांगता है कि बिल्ली ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा बल्कि इससे इन्हें फायदा ही होता है और रात में ये बिल्ली उनकी घर को अपनी आवाज से जगमग कर देती है। लेकिन किसान की बात कोई नहीं सुनता और साइंटिस्ट उस बिल्ली को लेकर उसी मशीन के नीचे रख लेता है जो किसी भी चीज की जादुई ताकत खींच लेती है और इस तरह उस मशीन ने इस बिल्ली की भी जादुई ताकत खींच ली थी और उस बिल्ली से जितनी भी जादुई ताकत निकलती है उतना सीरम साइंटिस्ट अपने लॉकर में छुपा कर रख देता है जहां उसने पहले से ही बहुत सारा सीरम इकट्ठा करके रखा हुआ था। यहाँ पर फिनिश्ड और शहजादी को एक दूसरे से प्यार होने लगा था। बाबा यागा और एंडी उन्हें साइंटिस्ट के पास ले आते हैं और ये लोग जब साइंटिस्ट के पास पहुँचते हैं तो उसे दूर से ही देखने लग जाते हैं और देखते हैं कि साइंटिस्ट ने एक जादुई परिंदे की पूरी ताकत खींच ली और उसका सीरम बनाकर अपने रोबोट्स में डाल दिया। यानी ये रोबोट्स उसके कोई इन्वेंशन नहीं थे बल्कि ये रोबोट्स जादू से चल रहे थे, जिस जादू को वो दूसरी जादुई चीजों से निकालता था। बाबा यागा गुस्से में उसके सामने आती है और उससे कहती है, तुम झूठे हो और तुम्हारे ये सारे काम कोई इन्वेंशन नहीं है बल्कि तुम्हारी ये सारी चीजें जादू से चलते हैं, तुम्हारे ये रोबोट से जादू से चलते हैं और यहाँ तक कि तुम्हारी इतनी लंबी उम्र भी इसी जादू ने की है और ये जादू तुम इन मासूम जानवरों को मारकर हासिल करते हो। ये सुनकर साइंटिस्ट को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं अपना सच सुनने वालों को जिंदा नहीं छोड़ता। इससे बाबा यागा और एंडी दोनों डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं और बाबा यागा ने जल्दी से शहजादी और फिनिश्ड को भी वहां से आजाद कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि अब साइंटिस्ट उनका भी बुरा हाल करेगा और उनसे जादू खींचने की कोशिश करेगा। ये सुनते ही वो शहजादी कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं इस साइंटिस्ट के बारे में जानती हूँ और वो काफी समय से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और इन्हीं बातों के दौरान वो साइंटिस्ट भी यहाँ आ जाता है। वो जानता था कि ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए अपने सारे ही टटर रोबोट से इनको कैद करवा देता है और फिर शहजादी के अंदर की जादुई ताकत भी शक करने लगा।
जिसे देखकर फिनिस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो करीब जाकर शहजादी को बचाने की कोशिश तो करता है पर बचा नहीं पाता और शहजादी का हाथ पकड़कर उसे मॉन्स्टर बना देता है। मॉन्स्टर बनते ही शहजादी ने अपनी जंजीरें तोड़ दी और मौका पाकर यहाँ से भाग गई। और मौका पाकर फिनिस्ट और बाबा यागा भी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट के आदमी अब उनके पीछे पड़ चुके। अब बाबा यागा अपने जादू से अपने हाथ में मौजूद तरबूज कुछ बीजों को बदलकर उनके ऊपर तरबूज में बदलकर हमला कर देती है। दूसरी तरफ अब वो साइंटिस्ट अब अपना बहुत बड़ा टर्टल निकालता है बाबा यागा और फिनिस्ट को पकड़ने के लिए। वो किसी भी हाल में पकड़कर उन्हें मारना चाहता था। हालांकि एंडी ने उससे कहा कि जितना भी जादुई सीरम आपके पास है वो इनको मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। और वो तेजी से फिनिस्ट और बाबा यागा को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है और वो अपने तोप के गोलों से इनके ऊपर हमला कर देता है। ये देखते ही कि खतरा बढ़ गया है, फिनिस्ट यागा से कहता है तुम उसका ध्यान भटकाओ, मैं उसके ऊपर चढ़कर उसे उल्टा करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ उसकी ये सारी चीजें उल्टा होने के बावजूद काम नहीं करती। फिनिस्ट के ऐसा कहने पर बाबा यागा उसके सामने आ जाती है और साइंटिस्ट इस टैंक के अंदर लगी हुई अपनी जादू सक करने वाली मशीन से बाबा यागा की जादुई शक्ति सक करने लग जाता है, जिससे वो फौरन ही बूढ़ी होने लगती है। जिसे देखकर फिनिस्ट को काफी ज्यादा तरस आ जाता है और वो उस टर्टल के ऊपर चढ़ जाता है। ये बात साइंटिस्ट भी नोटिस कर लेता है, इसलिए वो टर्टल के टेंटानिकल्स निकालकर फिनिस्ट को टर्टल से नीचे गिराने की कोशिश करता है। फिनिस्ट तो नहीं गिरता, लेकिन उसका चश्मा गिर जाता है, जिससे उसे नजर आना बंद हो गया था और उसका चश्मा गिरते हुए बाबा यागा भी देख लेती है। इससे बाबा यागा उसे अब नीचे से ही लड़ने का इंस्ट्रक्शन देती है और इतनी देर में ही वो मॉन्स्टर बनी शहजादी भी यहाँ पहुँच जाती है, जिसे देखकर साइंटिस्ट डर जाता है। और ऊपर से फिनिस्ट ने भी साइंटिस्ट के टर्टल के गर्दन में जंजीर फंसाकर उसे उल्टा कर दिया था, जिससे उसके अंदर का सारा जादुई सीरम नीचे गिर जाता है और साइंटिस्ट बुरी तरह फंस जाता है और अपने आप को बचाने के लिए अपने जादुई पंखों से उड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन उड़ नहीं पाता और वो अपने ही जादुई सीरम में गिरकर मर जाता है। यहाँ दिखाया जाता है कि ज्यादा चोट लगने की वजह से फिनिस्ट भी बेहोश हो गया था। शहजादी उसे ऐसा गिरा हुआ देखकर रोने लगती है क्योंकि अब उसे भी उससे प्यार होने लगा था। उसके आंसू जैसे ही फिनिस्ट पर गिरते हैं तो उसे फौरन होश आ जाता है और सरप्राइजिंगली उसकी आंखें भी ठीक हो जाती हैं। यहाँ पर फिनिस्ट उससे अपने प्यार का इजहार करता है और उससे हमेशा उसके साथ रहने को कहता है, लेकिन शहजादी बताती है कि श्राप लगने की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकती, हालांकि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। जिसे सुनकर फिनिस्ट बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और अपने बाकी साथियों के साथ लौटकर अपने गांव वापस आ जाता है। वो अब भी शहजादी की याद में पागल हो रहा था, जबकि यहाँ दिखाया जाता है कि बाबा यागा फिर से जवान होने की रेसिपी ढूंढ रही थी और तभी उसे कर्ज हुई शहजादी को ठीक करने का एक तरीका मिल जाता है। वो खुश होकर फिनिस्ट के पास जाती है और खुश होकर बताती है कि उस राजकुमारी को कर्ज जानबूझकर दिया गया था, जिसमें शहजादी की कोई गलती नहीं थी और उस शहजादी को फिर से ठीक किया जा सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अगला मिशन उस कर्ज को हटाने के लिए ही करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।